हाय बाबू, कैसे हो? जैसा कि मैंने उस दिन आपको टेंस के बारे में बताया था और मैंने आपको पूरी तरह से टेंस के बारे में समझाया था और बताया था कि टेंस क्या है। और हमने कहा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उन तीनों टेंसेस को हम 4 भाग में बांटते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर पर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हम तीनों टेंसेस को 4 भाग में डिवाइड किए, जिसमें क्या हुआ, हमारे सामने टोटल 12 हमारे सामने टेंसेस निकल करके आए। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ बाबू। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? देखिए, इनडेफिनिट, कभी भी आप किसी भी टेंस को पढ़िएगा तो उसके डेफिनीशन से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके पहचान से समझने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले अलग अलग मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है, इनडेफिनिट है, तब टेंस है। तो इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ये टेंस जो है किसी अनिश्चित बात को बताएगा। अब ये कोई जरूर नहीं है कि किसी अनिश्चित बात को ही बताएगा। ये किसी व्यक्ति के परमानेंट एक्शन को भी दिखाता है, ये किसी व्यक्ति की अवस्था को भी बताता है, ये किसी व्यक्ति की आदत को भी दिखाता है, ये किसी व्यक्ति के अधिकार को भी दिखाता है। बहुत सारा चीज़ दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ हम लोग पहले इसको सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग 2 तरह से इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बना सकें, और दूसरे पोजीशन में हम इसका ग्रामर देखेंगे कि इसका ग्रामर क्या होता है, और उस पर हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर कॉमन एरर बनाएंगे कि कहाँ गलत हो सकता है, क्या क्या गलत हो सकता है। तो इसको टेंस को हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल शुरू से और अच्छे तरीके से सीखेंगे और एडवांस तक आगे चलेंगे, ट्रांसलेशन से लेकर के ग्रामर तक। यानी इसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जहाँ से शुरू होगा वहाँ तक, लास्ट तक, जहाँ तक ख़त्म होगा वहाँ तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करें। तो देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कहा जाता है, इसका डेफिनेशन कहता है कि इट डिनोट्स द वर्क हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम। It denotes the work happens in present time. It denotes the work happens regularly in present time. ये भी हो सकता है। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में होता है, हो नहीं रहा है, हो नहीं चुका है, होता है। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में होता है। अब देखिए इसको, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं चुका हूँ, बल्कि अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये वैसे एक्शन को दिखाएगा जो वर्तमान में होता है, हो नहीं रहा है। तो आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये चीज़ देखा जाए। अब ये कैसे बना हम आगे देखेंगे, लेकिन इस बात को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो बाबू कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कि इट डिनोट्स द वर्क हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में होता है, रेगुलरली होता है। ये इसका हिसाब किताब है। अब ये आपका डेफिनेशन हुआ। अगर पहचान देखेंगे तो ता है, ती है, ते है, ये सब आता है ट्रांसलेशन में, लेकिन हर जगह ताते ती नहीं आता है। जब हम उसका ग्रामर बताएंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे कि आप हमेशा इसको डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी पहचान से समझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम ट्रांसलेशन सीखना शुरू करते हैं। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर हम हेडिंग बनाते हैं ट्रांसलेशन। किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे तो 5 तरीके से पढ़ेंगे, उसका 5 वैरायटी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव पढ़ेंगे, जो किसी काम को हाँ में कहेगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दूसरा निगेटिव बनाएंगे, जो किसी भी काम को ना में कहेगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तीसरा हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, जो बाहर क्या निकल गए क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम पढ़ाते हो। चौथा क्या और नहीं दोनों मिला करके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं।
क्या तुम नहीं पढ़ते हो। और पांचवा WH वर्ड, जो फुल सेंटेंस हमसे पूछेगा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो हम अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव हम सीख रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं बाबू। देखो अब कोई सेंटेंस हमारे सामने दे दिया गया है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लिखा है कि वह गीत गाता है, ये सेंटेंस हमारे सामने दे दिया गया है। अब हमसे कहा गया कि आप इस सेंटेंस को बनाइए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से V1 या V5 लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ भी आए वो भी लिखेंगे। अब ये देखो बाबू, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो कोई भी सेंटेंस जो आपके सामने रहेगा तो उसमें जो व्यक्ति काम करेगा वो व्यक्ति उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन प्रश्न लगाते हैं। अब यहाँ पर वह गीत गाता है, तो कौन गीत गाता है, तो वह, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, मैं। अब आपका सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जैसे मोहन और सोहन अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो कौन अंग्रेजी पढ़ता है, तो मोहन और सोहन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ये होगा। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब आप दो तरीके से सीख सकते हैं। पहला, जिस वर्ड में, अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो जिस शब्द में ताते ती लगा होगा यानी उस टेंस का पहचान लगा होगा वही वर्ब है, यानी जो किसी व्यक्ति के एक्शन को दिखाएगा वो वर्ब है। वह गीत गाता है, तो गाना उसका क्या हुआ, एक्शन हुआ, कार्य हुआ, तो ये वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो काम करता है उसके काम का असर जिस दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या और किसे प्रश्न लगाते हैं। अब यहाँ पर है कि वह गीत गाता है, तो वह गीत गाता है तो वह क्या गाता है, तो गीत, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, तो वे लोग किसे पढ़ाते हैं, मुझे, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया इसका। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। अब हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर देख लो बाबू, हिंदी और अंग्रेजी में अंतर है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में वर्ब है। लेकिन अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बगल में वर्ब है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ही। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब यहाँ पर वर्ब जो है या तो V1 होगा या V5 होगा, यानी कहीं पर किसी सब्जेक्ट के साथ क्रिया अपने पहले फॉर्म में होगी और किसी सब्जेक्ट के साथ क्रिया अपने पांचवें फॉर्म में होगी। तो देखो बाबू, इसको दो तरह से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी क्रिया अपने पहले फॉर्म में होती है, जैसे मान के चलो ये कम हो गया, ये कम मीन्स आना, ये क्रिया है। तो कोई भी क्रिया अपने पहले फॉर्म में ही होती है, कोई भी क्रिया अपने पहले फॉर्म में ही होती है। जब हम उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो पांचवें फॉर्म में चली जाती है। ये क्या हो गया, पांचवा फॉर्म। कोई भी क्रिया अपने पहले फॉर्म में होती है, जब उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो क्या होगा, पांचवा फॉर्म। इसका मतलब कि जो बेसिक फॉर्म है किसी भी क्रिया का वो V1 है, और जब उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो वो V5 है। अब सवाल ये उठता है कि हम कहाँ V1 लगाएंगे, यानी कहाँ V1 और कहाँ V5, यानी कहाँ कम और कहाँ कम्स लगाएंगे। तो इसको दो तरीके से आप सीखिए। ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो पहले तरीके से आप सीखिए। देखिए, पहले आप एक चीज़ आप जानिए, ढंग से जानने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ ये आप जानिए कि कोई भी नाउन, जैसे नाउन हमने आपको बताया है, आप पढ़े भी होंगे, कोई भी नाउन जो होता है, जैसे ये पेन है नाउन, तो कोई भी नाउन सदा सिंगुलर रहता है। जब आप उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल। कोई भी नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, जब आप उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। इसके ठीक अपोजिट वर्ब चलता है, यानी इसके ठीक उल्टा। कोई भी वर्ब यानी प्लूरल होता है, कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, और जब आप इसमें एस या ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ये साफ नाउन के उल्टा है। कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, जब आप उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर होगा। जैसे आप गो यहाँ पे लिख दिए तो गो लिख दिए, तो गो प्लूरल वर्ब है। अब आप इसमें ईएस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कोई भी क्रिया, जैसे ईट मीन्स खाना होता है, तो ये प्लूरल है, जब आप उसमें एस लगा देंगे इट्स, तो ये सिंगुलर हो गया।
तो ये दिमाग में आपको रखना है कि कोई भी क्रिया जो है अपने पहले फॉर्म में ही होती है और वो प्लूरल होती है। कोई भी क्रिया अपने पहले फॉर्म में होती है और पहला फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है, और जब उसमें एस या ई एस लगाते हैं तब जाके सिंगुलर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कहाँ पर V1 कहाँ पर V5। तो देखो बाबू, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी V5। उसके साथ आपको क्या लगाना है? V5। V5 में एस या एस लगेगा तो वही ना आपका प्लूरल सिंगुलर वर्ब है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी V1 होगा। अब देखो, अभी यहाँ पर ही है, तो अगर ही सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी जो गाता है क्रिया आएगी उसमें एस लेगा। अगर यहाँ पर शी सब्जेक्ट हो जाता तो ये सिंगुलर है, तो ये भी V5 लेगा, यानी सिंगुलर क्रिया लेगी। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए राम, तो ये सिंगुलर है, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी V5। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब सब्जेक्ट अब इसके जगह पर मान के चलिए कि वी आ जाए, हम लोग, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यानी V1। अगर यहाँ पे दे आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, V1। तो ये दिमाग में रखना है कि जो V1 है वो प्लूरल वर्ब है और जो V5 है वो सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है? एक आई का, आई और वी, सॉरी आई और यू, इस दो का ध्यान रखना है, दो प्रोनाउन का ध्यान रखना है। देखिए, आई का मतलब मैं होता है, ये सिंगुलर है। आई यू का मतलब तुम होता है और तुम लोग होता है, वही सिंगुलर है वही प्लूरल है। तो ये दोनों प्रोनाउन हर कंडीशन में वर्ब प्लूरल ही लेंगे, यानी V1 लेंगे। ये दोनों प्रोनाउन आई और यू हर कंडीशन में V1 लेंगे, हर कंडीशन में। अब इस दोनों को छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल एक्सेप्शन मान लीजिए कि ये हर कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का पहला रूप लेगा, V1 लेगा। अब इसको अब छाड़ दीजिए। अब इसके बाद कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो देख लीजिए, अगर वो सिंगुलर है तो V5 यानी वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल V1, ये रहेगा। ये दिमाग में रखिएगा। ये पहला तरीका, ये इजी तरीका हुआ समझने का, इसको आराम से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल मतलब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें, जैसे एक नंबर होता है, एक पर्सन होता है, तो पर्सन 3 होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, तो आई ये फर्स्ट पर्सन है और वी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है और यू ये हो गया सेकंड पर्सन का, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो सब थर्ड पर्सन है। यानी टोटल अब आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब इसको छोड़ करके ही, शी, इट, दिस, दैट या किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो सब चला जाएगा थर्ड पर्सन में। सब क्या चला जाएगा? थर्ड पर्सन में। अब इसमें भी सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हम V5 लगाएंगे। तो वही तो बात हमने ये कहा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। बाकी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ V1 लगाएंगे। तो अपने दिमाग में ये चीज़ आपको सेट करना है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट सेट करना है और वो ये चीज़ है कि ये दिमाग में याद रखना है कि जो वर्ब है नाउन के ठीक उल्टा होता है। जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, जैसे ये बॉय ये नाउन है, तो कोई भी नाउन पैदाइशी सिंगुलर रहता है, जब आप उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये हो गया। अब कोई वर्ब लीजिए, कम लीजिए वर्ब, तो कोई भी वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, जब आप उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर होगा। तो ये सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ। साफ वर्ब और नाउन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर V5, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल V1। ये चीज़ अब इस ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही, तो हम ही को रखेंगे नियम के अनुसार। उसके बाद से वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब में V1 या V5। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसका मतलब कि V5। तो वर्ब इसमें क्या है? गाना, गाता है, तो सिंग। अब हम उसमें एस लगाएंगे, सिंग्स, और तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ सॉन्ग। तो ये रूल के हिसाब से हो गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए
आपको इसी तरह से समझना है। अगर रूल रेगुलेशन पर ज़्यादा केयर नहीं करना, ध्यान नहीं देना है, तो आप इजी वे में समझ सकते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिए, उसके बाद सीधा लास्ट में चले जाइए। गाता है, यहाँ से उल्टा चलना शुरू कीजिए। तो यहाँ से गाना का सिंस लिखिए, तब गीत लिखिए, ए सॉन्ग। जैसे देखिए, आप लिख सकते हैं कि वे लोग यहाँ आते हैं। तो वे लोग यहाँ आते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया दे, और तब यहाँ से उल्टा चलिए, आना, कम। अब V1 होगा, क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो कम होगा। तब ये हियर, यानी सब्जेक्ट लिख करके आप उल्टा चलना शुरू कीजिए, दे कम हियर, ये इसका मतलब हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, एकदम इजी वे में आप बना लीजिएगा। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव। मैं और भी इस पर आपको सेंटेंस बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर है कि बच्चे हल्ला करते हैं। तो बच्चे हल्ला करते हैं, तो द चिल्ड्रन, अब ये प्लूरल है, हल्ला करना, मेक अ नॉइज, ये हो गया आपका। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से वर्ब होगा, तब अ नॉइज यानी ऑब्जेक्ट होगा, एकदम ईजी तरीके से। अब देखिए, ये रहा आपका अफर्मेटिव। तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, जब तक आपको बात समझ में नहीं आ जाए तब तक आप देखते रहिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर बात समझ में आएगी। अब यहाँ से अफर्मेटिव आपने देखा, अब यहाँ से हम निगेटिव की तरफ चलते हैं। अब देखो निगेटिव, अब निगेटिव देखिएगा आप, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर, जैसे पहले सेंटेंस देखिए, जैसे वह चाय नहीं पीती है, ये सेंटेंस हुआ, वह चाय नहीं पीती है। अब ये देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब V5 का बाजार खत्म हो गया, अब सिर्फ V5 का बाजार खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डू और डज आ गया, यानी यहाँ पर डू में ES लगा है, डज, और इसमें ES नहीं लगा है। यानी जो आप पहले फॉर्म का यूज़ कर रहे थे तो उसके लिए डू आ गया, और जो आप पांचवें फॉर्म का यूज़ कर रहे थे उसके लिए डज आ गया। तो जिस सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे थे, तो इसमें डज सिंगुलर वर्ब है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ आप V5 लगा रहे थे उसके साथ डज नट लगाइएगा, और जिसके साथ आप V1 लगा रहे थे जिस सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ डू नट लगाइएगा। बस इसमें ES लगा है तो पांचवा फॉर्म है। अब हर जगह क्रिया अपने पहले फॉर्म में आएगी। अफर्मेटिव के बाद हर जगह क्रिया अपने पहले फॉर्म में ही आएगी, ये फिक्स है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि डू में ES लगा है तो डज, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज नट, सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो डू नट, आई और यू को छोड़ करके, आई जब लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा V1 लेगा, यू भी जब लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा V1 लेगा। तो अब देखिए, वह चाय नहीं पीती है, तो सब्जेक्ट शी, तो सिंगुलर है ना शी, तो डज नट, तब क्रिया पीती, पीना, टेक टी, शी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीती है, शी डजंट टेक टी, वह चाय नहीं पीती है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये हो गया आपको वी। अब इसके साथ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो निगेटिव आप आराम से बना लीजिएगा, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच मी, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू मार्केट, वह यहाँ नहीं आती है, शी डजंट कम हियर, आराम से बना लेंगे। यानी ये आपका V1 रहा, ये आपका V5, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू नॉट। अब ये जो मुख्य क्रिया जो हो गई मेन वर्ब, ये हर जगह अपने पहले फॉर्म में ही रहेगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इंट्रोगेटिव। अब जब आप इंट्रोगेटिव इसका बनाइएगा तो इंट्रोगेटिव में अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ,
इसलिए एकदम आराम से सीखिए, बेसिक से मैं आपको एडवांस तक ले चलूँगा। इंट्रोगेटिव में पहले क्या रहेगा, जैसे क्या तुम लोग वहाँ जाते हो, क्या तुम लोग वहाँ जाते हो, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जब क्या इधर बाहर निकलेगा तो इसका स्ट्रक्चर डू या डज बाहर निकाल देंगे। अब प्लस सब्जेक्ट करेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम लोग वहाँ जाते हो, तो देखिए तुम लोग सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ हम डू निकालेंगे, तो डू बाहर निकालेंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है तो यू करेंगे, डू यू। तब उसके बाद वर्ब है जाना, गो, और तब कहाँ, देयर। डू यू गो देयर, क्या तुम लोग वहाँ जाते हो। जैसे देखिए क्या राधा खाना बनाती है, तो क्या राधा खाना बनाती है, तो राधा सिंगुलर है तो हम इसको सीधा डज निकालेंगे, तो डज राधा कुक। फूड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए कुक का मतलब होता है भोजन पकाना, तब कुक के बाद फूड लिखें तो भी सही है, नहीं लिखें तो भी सही है। जैसे ड्रिंक का मतलब ड्रिंक, उसके साथ जो नाउन लगाइएगा वही होगा, पीना। ड्रिंक मिल्क पानी पीना, दूध पीना। ड्रिंक वाटर पानी पीना। और ड्रिंक छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका मीनिंग क्या निकलेगा, शराब पीना। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि वो ड्रिंक करता है, तो कहाँ आप अंदाज लगाते हैं, कहाँ आप मीनिंग निकालते हैं कि वो दूध पीता है। अगर कोई कहे कि वो ड्रिंक करता है, इसका मतलब भी शराब पीता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो कुक का मतलब ही होता है भोजन पकाना। फूड आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल मैं सिंपल सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एडवांस आपको दूंगा। पहले सिंपल सेंटेंस अपने सामने इसको रख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, किसी बुक को निकालिएगा, बुक को निकाल करके उसका ट्रांसलेशन बनाइएगा। जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि सर ये ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, या फिर यहाँ कन्फ्यूजन है उसको एक बार समझा दीजिए, हम फिर से आपको समझा देंगे। अब आइए, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब यहाँ पर है कि क्या तुम लोग शराब नहीं पीते हो, तो क्या तुम लोग शराब नहीं पीते। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहीं पे नोट लगा दीजिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या तुम लोग शराब नहीं पीते हो, तो डू यू नॉट ड्रिंक। अब वाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो डू यू नॉट ड्रिंक, आप इस डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कर सकते हैं, डोंट यू ड्रिंक, क्या डोंट यू ड्रिंक, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, सेम उसी तर्ज पर बनेगा, उसी तरीके से बनेगा। अब हम इसका WH वर्ड देखते हैं। अब WH वर्ड में बाबू, WH वर्ड में आप देखते होंगे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब वर्ड आता है। जैसे व्हाट आ गया तो व्हाट मीन्स क्या हो गया, वेयर आ गया, वेयर मीन्स कहाँ हो गया, व्हेन हो गया, व्हेन मीन्स कब हो गया, हाउ हो गया, हाउ मीन्स कैसा या कैसी हो गया, हुम हो गया, हुम मीन्स किसे या किन है, ये सब आ गया। ये सब WH वर्ड है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। अब इसके अलावे भी और एडवांस WH वर्ड है जो हम अलग से उसको आपको बताएंगे, इसको समझाने के बाद, इसको बताने के बाद। तो पहले हम इस पर सेंटेंस बना लेते हैं। अब हमारे सामने कोई WH वर्ड आ जाए तो अब इस पर गौर कीजिए। अब यहाँ पर हम हेडिंग बनाते हैं WH वर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि वह कहाँ रहता है, ये सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है। ये हमसे WH फुल क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप उस WH वर्ड को लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, तब अगर निगेटिव है तो नॉट रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, तब प्लस V1, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, ऐसे कीजिए।
WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क। अब वह कहाँ रहता है तो सबसे पहले WH वर्ड वेयर, तब सब्जेक्ट के वह के अनुसार डज निकलेगा, वेयर डज तब सब्जेक्ट ही और तब लिव, वेयर डज ही लिव वह कहाँ रहता है। उसी तरह से तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो क्यों नहीं, तो वाई डू यू नॉट रीड, आप ऐसे बना सकते हैं, वाई डू यू नॉट रीड। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल बेसिक समझाया कि अफर्मेटिव कैसे बनाए, निगेटिव कैसे बनाए उसका सेंटेंस, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाए और WH वर्ड कैसे बनाए। आप इसको सिंपल तरीक़ा से आप सीखिए, इसको बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिए और फिर मैं आपको एडवांस WH वर्ड बताऊंगा और फिर एडवांस ट्रांसलेशन मैं आपको इसका समझाऊंगा, तब मैं आपको इसके ग्रामर के रूल पर लेकर के चलूँगा। और बाबू अगर चैनल पर आप नए हैं तो बटन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।